हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो क्या चीज़ है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। कोई एक आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है एस, ठीक है। उसमें दो इवेंट है, एक इवेंट को ई ले लिया, एक इवेंट आपके पास एफ ले लिया। इससे ज़्यादा इवेंट पर भी हम लोग आ सकते हैं। अभी हम दो इवेंट के बारे में बात करें तो दो इवेंट आपके पास ई और एफ है। अब कंडीशन ये है कि ये ई इवेंट भी होना है एंड एफ इवेंट भी होना है, ई भी होना है और एफ इवेंट भी होना है। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ से डिनोट करेंगे। और जहाँ पर भी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ रहा है तो किसको डिनोट कर रहा है? साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ई एंड एफ को डिनोट कर रहा है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है तो मतलब ई इवेंट भी हो रहा है एंड एफ इवेंट भी हो रहा है, और दोनों साथ साथ हो रहे हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस का मीनिंग है कि दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है होने की, एक साथ वो हो रहे हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो अगर वो इवेंट ई है पी ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये ई इवेंट आपका हो चुका है तो अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी इंटरसेक्शन एफ आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये कंडीशन आपकी रिवर्स भी हो सकती है अगर वो एफ इवेंट पहले हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? फिर ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब अगर आपके पास दो से ज़्यादा इवेंट है, ई यूनियन एफ यूनियन जी आपके पास दिया हुआ है पी ई, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी एफ बाई ई आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। फिर आगे बढ़ते अब हमको जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ बोथ आर अकर्ड। और भी ज़्यादा होंगे आपके पास एच होगा, तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली आगे को बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी इसको जानना इम्पोर्टेंट है इसमें। तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का आप लोग यूज़ कर लीजिए, जो अभी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। आपको इवेंट चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट पहले है, फिर उसके बाद हो रहा है, फिर उसके बाद हो रहा है। एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे इसको कि अगर एक इवेंट है, ये जो इंटरसेक्शन साइन आपके पास दिख रहा है इसको हम एंड भी ले रहे हैं कि एक इवेंट ई भी हो रहा है एंड एफ भी हो रहा है। तो सबसे पहले आप पी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब ई के लिए कंडीशन आपके पास होगी, उसको आपने अप्लाई कर लिया है। अब ई की पॉसिबिलिटी हो गई है। अब क्या है, अब आप एफ़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। और किसको ध्यान में रखते हुए फाइंड करेंगे कि ई जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड, वो हो चुका है। तो अब आप पी एफ बाई ई फाइंड करेंगे, फिर आप वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इंटरसेक्शन साइन आपका एंड को रिफ़र करता है, और एंड हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि जहाँ पे भी एंड आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ई भी हो रहा है एंड एफ भी होना है, तो एफ़ की प्रोबेबिलिटी ये है, एफ हो रहा है एंड ई भी हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने अलग अलग निकाली, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी है, पी की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर पी एफ बाई ई निकाला, फिर पी जी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एफ पी सी अगर आपको याद है तो उसका भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लोग अब आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो इवेंट फिर से हमने ले लिए, ई और एफ ले लिए। अगर ये दो इवेंट ऐसे हैं कि एक के होने या ना होने का इफेक्ट दूसरे पर अगर नहीं पड़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो इवेंट्स आपके पास हैं ई और एफ, वो क्या हैं आपके पास,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। E and F are two events such that probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other. Occurrence of one of them, उनमें से किसी भी के होने, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, occurrence नॉन occurrence, होने ना होने का इफेक्ट क्या होगा, दूसरे इवेंट पर अगर नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब मैथमेटिकली हम लोग उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो कंडीशन, E and F are independent events if PE intersects into PF equals to P intersection F। तो ये मैथमेटिकली हमारे पास इसकी कंडीशन है। स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम में, तो लेकिन आपको उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि कब इंडिपेंडेंट होगा कब नहीं होगा। तो E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ PE इंटू PF इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। तो ये अगर ये कंडीशन आपके पास आ गई, PE इंटू PF आपने निकाला, फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली, दो के दो अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है। और इसके अलावा जो फिर आपने 11th में डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी में भी हमने पढ़ा था, सेट्स में भी हमने पढ़ा था, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, वो यहाँ पे यूज होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जिससे अगर कोई थोड़ा बहुत आपके मन में डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो सकता है। तो एक्सरसाइज 13.2 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। 1 तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। क्या है, दो कार्ड्स आपके पास हैं, आपने सेलेक्ट करने 52 कार्ड्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो 1 बाय 1 कर रहे हैं। पहले एक कार्ड आपने निकाला, फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला है, ठीक है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा रहेगा तो फिर उसका मतलब वो कार्ड किस में आएंगे, कॉम्बिनेशन में आएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब आपके पास दो कार्ड आपने निकाले, पहले आपने कार्ड निकाला, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैं PE लिख देता हूँ। फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। अब वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 26 ब्लैक कार्ड है आपके पास, टोटल 52 है, 1/2 हो गया। P F/E, second card is also black if it is known that first card is black। तो इतना मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। तो अब एक कार्ड आपका निकल गया है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, वापस आपने रखा नहीं है उसको। अब आप दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तो अब एक कार्ड कम हो गया, तो 25/51। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 25/51, 25/102। तो ये आपका आंसर आ गया है। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक आंसर है। और अब इस कार्ड को देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया था वो आपको नहीं भी मालूम है तो आप इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं। पहले आपने ब्लैक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है, उसको अलग कर लीजिए, फिर दूसरा कार्ड निकाल लिए, कंडीशन देखिए कि वो रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। रिप्लेस होता तो यहाँ 26/52 ही आता, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि वो कार्ड रिप्लेस नहीं हो रहा, तो एक कार्ड कम हो गया टोटल में से भी, ब्लैक में से भी, तो उसकी वैल्यू 25/51 होगी। फर्स्ट कार्ड को भी ब्लैक होना है एंड सेकंड कार्ड को भी ब्लैक होना है। फंडामेंटल ऑफ इनिशियल काउंटिंग का यूज कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1/2 इंटू 25/51, 25/102। तो ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड
inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones. 15 orange है, 12 are good one and 3 are bad ones. ठीक है. अब आपने क्या करना है कि 3 ऑरेंज सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है. पहला ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको रिप्लेस नहीं करना है, फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे, इसको रिप्लेस नहीं करना है, फिर थर्ड सेलेक्ट करेंगे. अगर ये 3 के 3 सही आएंगे तभी आपका बॉक्स क्या होगा, अप्रूव होगा. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपने ऑरेंज निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं सही होने की. 12 आर गुड वंस उसने लिखा है तो 12/15 हो गया. ये फर्स्ट ऑरेंज आपने निकाल लिया. फिर आप सेकंड ऑरेंज निकालेंगे कि अब विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, तो एक सही ऑरेंज आपका अलग हो गया, तो 11/14, फिर 10/13. बॉक्स कब अप्रूव होना है, जब फर्स्ट भी आपका सही आएगा एंड सेकंड भी आएगा एंड थर्ड भी आएगा, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 132 × 10 अपॉन 15 × 14 × 13. तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज मैं अभी कर रहा हूँ और उसको ध्यान में रखते हुए भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. देखिए 4th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपसे, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड. A be the event head appears on the coin, B the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. A fair coin and unbiased die are tossed. तो सबसे पहले हम इसको सैम्पल स्पेस निकाल लेंगे कि क्या सैम्पल स्पेस होगा. तो हो सकता है कि एक में हेड आए कॉइन में और उसमें डाई में आपका 1 आ जाए, लेकिन डाई में आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. अब हेड नहीं होगा तो टेल आएगा. तो T1, T2, T3, T4, T5, T6. ये सैम्पल स्पेस आपका बन गया. ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन. हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन वो कह रहा है, देखिए हेड कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम अपीयर हो रहा है. हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन और टोटल क्या है, 12 है. तो ये P आपके पास आ गया 6/12. पी भी देख लेते हैं क्या कह रहा है. पी भी 3 ऑन द डाई, 3 डाई में आना है, तो 3 2 टाइप से है, 2/12. इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर लेते हैं. हेड भी है और 3 भी है, तो ये 1 ही है, 1/12. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 1/2, 1/6. PA इंटू PB आपने किया तो 1/2 इंटू 1/6 1/12 आ गया, और किसके इक्वल हो गया, इंटरसेक्शन के इक्वल हो गया. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो कैसे इवेंट्स हो जाएंगे आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे. एक मैं बर्नौलीज क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम का हमने यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ जाते हैं. देखिए A एंड B आर 2 इवेंट्स. तो ये लिखा है कि इवेंट्स कैसे हैं, PA की वैल्यू 1/4 है, PB आपके पास 1/2 है, और इंटरसेक्शन आपके पास कितना है, 8 है. तो एक चीज़ तो ये क्लियर है. देखिए A और B PA इंटू PB करेंगे तो 1/8 के इक्वल आ रहा है. 1/4 इंटू 1/2 1/8. A एंड B आर इंडिपेंडेंट्स. A एंड B कैसे हो गए आपके, इंडिपेंडेंट्स हो गए. अब ये कहता है कि फाइंड नॉट A, यानी कि A डैश एंड इसने लिखा है तो इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको फाइंड करना है. डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे. PA यूनियन B डैश हो गया यहाँ पे. इसको आप 1 - PA यूनियन B लिख सकते हैं.
1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए हो गया। अब सारी वैल्यू आपके पास है, देखिए पी ए 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 1 माइनस 2/8, 4/8 माइनस 1/8, 2 प्लस 4 6 माइनस 1 5/8, 3/8। तो ये आपका आंसर आ गया है इसमें। और एक तरीका और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि इसको आप पी ए डैश इंटू पी बी डैश कर लें, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो आपने प्रूव कर ही लिया है। 1 माइनस पी ए तो ये आ जाएगा 3/4 और पी बी डैश की वैल्यू 1/2, 3/8। तो ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं और फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बेस पे हमको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।